जोहार नमस्कार। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। आज होगी सिविल जज की परीक्षा आयोजित। अगर धांधली करते पकड़े गए तो लग सकता है 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना। जी हां, बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने रविवार को आयोजित होने वाली सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी का प्रयास करने वालों को सचेत किया है। आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के रोकथाम व निवारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का कठोर कानून झारखंड प्रतियोगी परीक्षा कानून 2023 को लागू किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह यदि अनुचित साधनों, धोखाधड़ी, तथ्यहीन अफवाहों को फैलाने या किसी भी प्रकार से षड्यंत्र या कदाचार में संलिप्त होता है तो इस अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कानून में 1 वर्ष या 10 वर्ष या फिर आजीवन कारावास है तथा कम से कम 5 लाख से लेकर अधिक से अधिक 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार के कदाचार को रोकने हेतु आयोग द्वारा कई प्रकार के समुचित प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में फ्रीसिंग एवं मेटल डिटेक्टर के द्वारा प्रवेश करते समय अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार के निषिद्ध सामग्री जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैलकुलेटर, पेजर, चिप या कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला कोई भी उपकरण आदि परीक्षा केंद्र में ले जाना प्रतिबंधित है। परीक्षा केंद्रों में जैमर तथा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों के फेस रिकॉग्निशन और आइरिस डिटेक्शन की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले, प्राइमरी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए सूचीबद्ध करें एक्सपर्ट टीचर्स। जी हां, बता दें, सीएम चंपई सोरेन ने रांची के काके स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने के लिए जल्द से जल्द एक्सपर्ट टीचर्स को सूचीबद्ध करें। झारखंड की समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जनजातीय भाषाओं की संवर्धन और विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास को लेकर चंपई सोरेन सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम चंपई सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5वीं वर्ग के पाठ्यक्रमों में यहाँ की समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल कर इन भाषाओं को पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू किया जाए। झामुमो गठबंधन विधायक दल की बैठक आज सरफराज अहमद पर लग सकती है मुहर। जी हां, बता दें कि झामुमो गठबंधन विधायक दल की बैठक 10 मार्च को दोपहर 3 बजे से सीएम आवास में होगी। बैठक में गांडे के पूर्व विधायक सरफराज अहमद के नाम पर राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में मुहर लग सकती है। साथ ही नामांकन दाखिल करने के लिए 10 प्रस्तावकों के साइन भी लिए जा सकते हैं। अधिकृत रूप से झामुमो ने अभी तक अपने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से जब इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा उम्मीदवार झारखंडी होगा, चाहे वह लोकसभा का हो या विधानसभा का। उसके लिए घोषणा की जरूरत क्या है, सीधे 11 को जाकर नामांकन कराएंगे। उन्होंने हरिहर महापात्रा के नाम को खारिज करते हुए कहा कि झामुमो से उसका कोई संबंध नहीं है। सरफराज के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेता है। गौरतलब है कि सरफराज अहमद ने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र ले लिया है। बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को बनाया झारखंड से राज्यसभा का उम्मीदवार। जी हम बता दें कि बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को झारखंड से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण कुमार सिंह के हस्ताक्षर से इसकी घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम पर मुहर लगाई। इधर पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र खरीद लिया है। इनके अलावा मुंबई के एक बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा ने भी नामांकन पत्र खरीदा है। बता दें कि झारखंड में 21 मार्च को 2 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है। इसकी अधिसूचना 4 मार्च को जारी कर दी गई है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। 2 सीटों
पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर आज शनिवार को बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। उसने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। 21 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं डॉक्टर सरफराज अहमद ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। मुंबई के एक कारोबारी हरिहर पात्रा भी राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी है। उन्होंने भी नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य बनी भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा। जी हां, बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सह रांची की पूर्व मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग का सदस्य बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनुशंसा के बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की NCST सेक्शन ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह पद केंद्रीय राज्य मंत्री के समकक्ष है। वर्तमान में डॉक्टर आशा लकड़ा भाजपा के पश्चिम बंगाल की सह प्रभारी है। झारखंड में सशक्त आदिवासी महिला के रूप में उभरी डॉक्टर आशा लकड़ा के कार्यक्षेत्र और आम लोगों के बीच उनकी अलग पहचान को लेकर केंद्रीय भाजपा कमेटी ने उन्हें एक राष्ट्रीय कमेटी में राष्ट्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी दी। वर्ष 2022 में उन्हें देश के कई राज्यों में चुनावी रणनीति तैयारी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल और गोवा में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सूझबूझ एवं राजनीतिक परिपक्वता से भाजपा को बढ़त दिलाई। अब केंद्र सरकार ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। आशा लकड़ा ने इस नई जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के प्रति आभार व्यक्त किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। जी हां, बता दें, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की उच्च मृत्यु दर पर स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बच्चों की उच्च मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। इस संबंध में अगली सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के जरिए कोर्ट के समक्ष यह बात आई है कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों, दवाइयों और कर्मचारियों की कमी है और बच्चों को वक्त पर सही इलाज नहीं मिल पाता। राज्य के सरकारी अस्पतालों में भी बद इंतजामी से लेकर डॉक्टरों की कमी जैसे तथ्य भी अदालत की जानकारी में आए हैं। गौरतलब है कि झारखंड में प्रत्येक 1000 में से 25 बच्चों की मौत उचित पोषण और इलाज के अभाव में हो जाती है। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार से पूछा कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश से होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटलों में एंटीवेनम दवाइयों की उपलब्धता की क्या स्थिति है। झारखंड में लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने पर ASI और 3 कांस्टेबल निलंबित। जी हां, बता दें कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक सहायक उपनिरीक्षक सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जिला पुलिस प्रवक्ता एवं पुलिस उपाधीक्षक सुधीर कुमार के मुताबिक सरकार ने पुलिस और जनता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने, भयमुक्त वातावरण बनाने और माओवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस पिकेट की स्थापना की थी। 5 मार्च को पुलिस को घाटशिला के उपमंडल के केसरपुर और गुंडाझोर गांवों में 3 कांस्टेबल द्वारा स्थानीय निवासियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिली। शिकायत के सत्यापन के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने आरोपों की पुष्टि की और केसर पुलिस पिकेट में तैनात कांस्टेबल पशुपति महतो, साधपाल और नारायण महतो को निलंबित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि 4 मार्च को टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड सर्विसेज लिमिटेड के इलेक्ट्रीशियन और सकाची टैक्सी स्टैंड पर लोगों से अभद्र का इस्तेमाल करने के आरोप में सहायक उपनिरीक्षक ओम प्रकाश सिंह को निलंबित किया गया है। सरकार ने 2 साल से राइस मिलरों को नहीं किया भुगतान, 132 करोड़ है बकाया। जी हां, बता दें कि सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी करती है। इस योजना को सफल बनाने के पीछे CMR का कार्य करने वाले
राइस मिलरों का सबसे बड़ा योगदान होता है। मिलर ही किसानों से खरीदे गए धान की मिलिंग करते हैं, धान एवं सीएमआर के परिवहन का काम करते हैं। लेकिन राइस मिलरों को पिछले 2 साल से सीएमआर का कार्य का भुगतान नहीं किया गया है। इससे मिलरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार पर मिलरों का करीब 132 करोड़ रुपये बकाया है। सरकार को 2023-24 के सेकंड अनुपूरक बजट के माध्यम से यह राशि मिल गई है, लेकिन अभी तक भुगतान शुरू नहीं हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही मिलरों को भुगतान कर दिया जाएगा। मिलिंग और सीएमआर के परिवहन शुल्क का भुगतान झारखंड खाद्य निगम से प्राप्त राशि से की जाती है, जबकि इस राशि की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त होती है। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 में सीएमआर कार्य के बदले राज्य के सभी जिलों के मिलरों को 20 करोड़ 41 रुपये का भुगतान किया गया है। वहीं धान परिवहन के मद से 57 करोड़ 68 लाख 11,391 रुपये का भुगतान किया गया है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम से प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अब भुगतान लंबित हो गया है।